लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट ना, और उस पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया था, नहीं सॉल्व किया था अपन ने? अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नहीं सॉल्व किए थे डॉट प्रोडक्ट के, पूछ रहा हूं तुम लोगों से। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जरा। टू कांस्टेंट फोर्सेस, F1 and F2, टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 and F2, और जो F1 है ना, F1 की वैल्यू लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो एक फोर्स दिया है F1, दूसरा फोर्स दिया है F2। तो क्वेश्चन में बोल रहा है टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2। F2 की वैल्यू दी है 5i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, और ये फोर्स न्यूटन में। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू कांस्टेंट फोर्सेस F1 एंड F2 act together on a particle, during its displacement from the position 20i cap plus 15j cap, 20i cap plus 15j cap to 8k cap, to 8k cap, और ये मीटर में है जो पोजीशन में चेंज आ रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। बिल्कुल सेम फीचर मेरे पास आ गया, तो अब मेरे को टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है अगर तुम कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो। और रही बात उस येलो डॉट की, येलो डॉट का ये सीन है कि वो मोशन ट्रिगर है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं उस येलो वाले को अपने जीरो से लिंक कर देता हूं, ठीक है, उसको ओवरलैप कर देता हूं, तो क्या सीन होगा, जैसे ही मैं बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया था फोर्स इंटू एफ डॉट आर। एफ वहां पे फोर्स था, आर वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा, एफ फोर्स कैलकुलेट कर लो ही नहीं, कैलकुलेट कर लोगे? यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो एफ का मतलब हो जाएगा टोटल फोर्स। तो जो टोटल फोर्स रहेगा वो हो जाएगा वहां पे F1 प्लस F2। तो पहले कैलकुलेट करो जरा रिजल्टेंट फोर्स कितने। तो FR हो जाएगा वहां पे रिजल्टेंट फोर्स। चेक करो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है। बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है 7i कैप माइनस 3j कैप प्लस वहां पे k कैप है कि नहीं है वहां पे? सबको ऐड कर दो, बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, जो भी डिस्प्लेसमेंट था, याद है डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखवाया था? डिस्प्लेसमेंट को हमने लिखवाया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। करो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या देगा वहां पे? नेगेटिव 20i कैप 8k कैप माइनस हो जाएगा 20i कैप माइनस हो जाएगा 15j कैप, यही ना? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर दो वर्क डन। वर्क डन था F डॉट आर,
और वहां पे बताओ क्या लिखवाया था, जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे तो आई कैप जाता था, जे कैप और के कैप के साथ के कैप, बाकी सबका जीरो था। तो चेक करो यहाँ पे 7 इंटू -20 कितना दे देगा, -140 है ना। -3 इंटू -15 +45 J.J1 +1 के कैप इंटू +8 के कैप, तो +8 होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब चेक कर लो, ये वर्क डन आएगा जूल में। देखो कितना आ रहा है वहां पे टोटल। -87 कितना -87 जूल। चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, -87 जूल। अच्छा, मॉड्यूल में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे कि नहीं थे, वर्क डन कैलकुलेट करने के। सर आपने सेंगेज जी कौन सी बुक बताई थी? हाँ मैंने कहा सिंगेज में या किसी में तुमने देखे थे, नहीं देखे थे क्वेश्चन इस तरह के डॉट प्रोडक्ट के, जहां पे वर्क कैलकुलेट करना होगा। Yes, sir. अभी यस सर नहीं पूछ रहा हूँ कि था कि नहीं था क्वेश्चन, ये पूछ रहा हूँ तुमसे। सर लिखो एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, ये सब यूजेस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लिखो वहां पे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए की वैल्यू दी है 5i कैप -5j कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है वहां पे तो सिंपल हो गया, कुछ है ही नहीं हो तो 5i कैप -5j कैप, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए फिर तो। क्या बोल दोगे एंगल दोनों के बीच में? 0 डिग्री। 0 डिग्री। भाई दोनों का डायरेक्शन वहां पे क्या है, सेम है ना। चलो देखो ये ठीक है क्वेश्चन, इसको करके देखो यार, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं कैलकुलेशन। लिखो वहां पे, द एंगल बिटवीन या ऐसा लिखो, द एंगल मेड बाय द वेक्टर, और वेक्टर की इक्वेशन दी हुई है, द एंगल मेड बाय वेक्टर 4i कैप -3j कैप +5k कैप। The angle made by the vector 4i cap -3j cap +5k cap and vector b is, तो बताना है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। लास्ट क्लास में लिखवाया था कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे वहां पे, कि A.B किसके बराबर था, A.B वहां पे AB cos थीटा के बराबर था।
तो दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है, अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल वहां पे क्या था, ए डॉट बी अपॉन ए बी। AB. देखो ना कैलकुलेट करके अब एंगल कितना आ रहा है दोनों के बीच में, 45 डिग्री। 45 degrees. कितना, 45। पहले क्या किया, ए डॉट बी किया, बताओ ए डॉट बी होगा तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 अपॉन क्या था, मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का 9 और 5 का कितना 25. 25 इंटू बी का तो क्या हो गया 1, तो अगले स्टेप में आ गया 5 बाय रूट 50, Yes. है ना। Yes, ये हो sir. जाएगा 5 बाय रूट 50 यानी 5 रूट 2, तो अगले स्टेप में आ गया 1 बाय रूट 2। तो जो एंगल निकल के आ रहा होगा वो निकल के आ रहा होगा 45 डिग्री। तो मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था कि दो वेक्टर के बीच में या तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट से, या फिर कभी हमें प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट को वहां पे 0 करते थे, या कुछ फॉर्मूले थे जहां पे कैलकुलेशन ही डॉट प्रोडक्ट से होता था और एग्जाम्पल वहां पे वर्क। तो इतना हम लोग कर चुके थे वहां पे। रब करूं मैंने इतना में। हाँ बोलो, सर हाँ बोलो। वेक्टर बी में सर आई कैप और जे कैप की वैल्यू नहीं है तो वो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। और क्या, आई कैप जे कैप की तो 0 टर्म है ना, वो तो केवल के कैप है। रब करूं मैं। यस सर। अच्छा, अब मैं अगर तुमसे कहीं बोलता हूं कि यहां पे वेक्टर बी है और यहां कहीं वेक्टर ए है, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर ए। अच्छा, अब इसको हमने मान लिया यहां पे एक्स एक्सिस और इसको यहां पे हमने मान लिया वाई एक्सिस। बताओ वेक्टर ए के इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या देगा, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो बताओ ये जो लेंथ आएगी ये लेंथ ए कॉस थीटा आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। अब बताओ ए कॉस थीटा क्या है, अगर हम ए कॉस थीटा की बात करें तो ए कॉस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है बी पे है कि नहीं। यस सर। यस अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए के दो प्रोजेक्शन है, एक तो ए कॉस थीटा होगा और दूसरा प्रोजेक्शन वहां पे होगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा तो ये टर्म है कि नहीं। तो अगर मैं ए कॉस थीटा की बात करूं तो ए कॉस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे है कि नहीं। यस सर। अब मुझे अगर ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना है तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, AB बी cos कॉस theta. थीटा। तो यहां पे अगर हम ए कॉस थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन ए, नहीं अपॉन बी, सर बी Upon B. ए डॉट बी अपॉन बी। तो ये होगा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे, वेक्टर बी पे। Yes. बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं फिर से इस डायग्राम को देखूं, यहां पे हमने इसको वेक्टर बी बोला था, यहां पे इसको हमने वेक्टर ए बोला था, इन दोनों के बीच का एंगल वहां पे थीटा था।
अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेक्टर ए है इसको मान लो जरा एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर यहां पे क्या होगी, वाई एक्सिस होगी कि नहीं होगी। अभी हमने एक्स एक्सिस को बी के अलोंग माना था, मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस को ए के अलोंग मान लो। अच्छा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, किस पे, ए पे। अब बताओ बी से अगर ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, बताओ वो बी कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा अब तुम्हारा वहां पे क्या, बी कॉस थीटा। अब बताओ बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, Yes, sir. क्योंकि वेक्टर बी का एक कंपोनेंट अगर यहां पे होगा तो एक कंपोनेंट यहां पे होगा, और ये कंपोनेंट मेरा वहां पे क्या था, बी। तो अगर मुझे बी का कंपोनेंट ए पे कैलकुलेट करना है तो फिर से हम फॉर्मूला यूज कर लें, तो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन क्या हो जाएगा। तो कई बार हमें किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे कैलकुलेट करना होता है, तो हम इस रिजल्ट को वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। Yes, sir. अभी तक हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पे निकालते थे, लेकिन अगर मुझे किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। लेकिन ये प्योरली मैथ्स है, फिजिक्स में कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन बनता है तो मैथ्स में बनता है, फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक यूज है डॉट प्रोडक्ट का, कि किसी एक का दूसरे पे अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो हम डॉट प्रोडक्ट को वहां पे यूज कर सकते हैं। रब करूं मैं इसको, प्रोजेक्शन आवाज तुम्हारी ब्रेक कर रही है। सर प्रोजेक्शन कैसा, प्रोजेक्शन मतलब कैसे होगा। कैसे होगा, तुमने प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा था क्या, रिजोल्यूशन या प्रोजेक्शन। ये तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की क्लास नहीं करी थी क्या, रिजोल्यूशन या प्रोजेक्शन की। अरे जिसने पूछा मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे, बताओ मुझे जरा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे पास एक वेक्टर है और मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो कैसे निकालते थे, बोलो। ए के हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और ये जो शैडो बनती थी ए कॉस थीटा, वही प्रोजेक्शन था कि नहीं था। यस। तो वही चीज तो यहाँ पे करी है मैंने, ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और ए से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो ये जो लेंथ आएगी बताओ वेक्टर का प्रोजेक्शन होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो ए कॉस थीटा किसके अलोंग है, बी के अलोंग है कि नहीं है। यस। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि ए कॉस थीटा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है किस पे, बी पे। यस सर। देखो अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने क्या होता है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जो दूसरा आता है वो कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका यूज बहुत कम होता है फिजिक्स में। तो एक होता है वहां पे डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, जब भी वहां पे हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे रिजल्ट क्या निकल के आता था, रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती थी। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट वहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी होगी।
अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, यहां पे हम शो कर रहे हैं एक वेक्टर ए, और यहां पे हम शो कर रहे हैं एक और वेक्टर बी। तो हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अब मुझे अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो इस तरह से लिखा जाता है ए क्रॉस बी। वहां पे डॉट लगाया जाता था, यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लगाया जाता है। अब ए क्रॉस बी क्या बता रहा है? ए क्रॉस बी बता रहा है कि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो फॉर्मूला मैथ्स में दिया गया है वहां पे ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। तो जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फॉर्मूला वहां पे क्या है? फॉर्मूला है वहां पे ए क्रॉस बी किसके बराबर? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के बराबर। ए और बी तो क्या होगा? ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड है, थीटा उनके बीच का एंगल है। और ध्यान रखना ये जो एन कैप लिखा है, ये एन कैप वहां पे यूनिट वेक्टर। अच्छा, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो रिजल्ट, ध्यान है ना, रिजल्ट एक वेक्टर निकल के आएगा। तो ये जो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, इसी को हम वेक्टर सी बोलते हैं। अगर मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अगर मैंने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए क्रॉस बी, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा सी। और सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है, और ध्यान ना एन कैप क्या बताता है? जिस डायरेक्शन में एन कैप होगा वही डायरेक्शन वहां पे वेक्टर सी का। तो वेक्टर सी का अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, अगर हम बात कर रहे हैं केवल वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड तो वहां पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर सी का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर एन कैप का होगा। अच्छा, अब एन कैप का हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर मुझे एन कैप का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पे यूज किया जाता है राइट हैंड रूल। बोलो, इतना सबको समझ में आ नहीं समझ में आया जो मैंने बोला है? मैंने बोला है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा एन कैप के अलोंग। एन कैप मेरा यूनिट वेक्टर है। अब इसका डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अच्छा, अब राइट हैंड रूल कैसे यूज करेंगे वहां पे? बताओ, यहां पे पहले ए है या बी है? बताओ पहले क्या लिखा है? ए लिखा है या बी लिखा है? ए। तो अब क्या करो? राइट हैंड यूज करो, और राइट हैंड में क्या करना है? फोर फिंगर ए पे लाके प्लेस करो। फोर फिंगर ए पे लाके प्लेस करो। ध्यान है ना, ये राइट हैंड की फोर फिंगर ऐसे भी प्लेस कर सकते हो, ऐसे भी प्लेस कर सकते हो राइट हैंड। तो अगर ए पहले है तो ए पे हम क्या करेंगे? फोर फिंगर लाके प्लेस करेंगे राइट हैंड की। अब उसको कर्ल करना है बी की ओर, लेकिन कर्ल हमें इस तरह से करना है कि हमें पाथ में एंगल मिले। अब बताओ, फोर फिंगर अगर मैंने ऐसे प्लेस करी ए पे और कर्ल किया मैंने बी की ओर, बताओ पाथ में थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इस तरह से कर्ल कर रहा हूं तो राइट हैंड को करके देखो यार, राइट हैंड अपना इस तरह से ए पे लाके प्लेस करो और उसको कर्ल करो बी की ओर, बताओ पाथ में थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। लेकिन देखो, अगर मैंने राइट हैंड ऐसे प्लेस किया, ऐसे प्लेस करो स्क्रीन पे ए पे, और अब कर्ल करो बी की ओर, बताओ अब अगर तुम बी की ओर कर्ल करोगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होंगे, और अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बताओ पाथ में थीटा मिलेगा क्या? नो सर। नहीं। तो हमें इस तरह से कर्ल करना है कि हमें पाथ में थीटा मिले।
अब बताओ फोर फिंगर मैंने ए पे प्लेस किया, कर्ल किया बी की ओर, बताओ थंब कहां जा रहा है? मेरा थंब कहां जा रहा है? स्क्रीन के बाहर जा रहा है कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है? स्क्रीन के बाहर। स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है, इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन हमारा थंब का होता है वही डायरेक्शन यहाँ पे एन कैप का होता है। तो इस केस में अगर हम एन कैप की बात करें तो किसके बराबर होगा? के कैप के बराबर। तो अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं और ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो वेक्टर सी का डायरेक्शन बताओ एन कैप के अलोंग होगा कि नहीं होगा? Yes, होगा या sir. नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ वेक्टर सी जो है वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस सर। भाई ए बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में, ए बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और वेक्टर सी जेड के अलोंग। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो रिजल्ट ध्यान रखना है, जो भी नया वेक्टर निकल के आएगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और साथ में बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? जो वेक्टर सी निकल के आ रहा है, वेक्टर सी ए पे भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर सी वहां पे बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक चीज और देखकर, ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा था वेक्टर बी, और ये पाथ में एंगल थीटा था। अभी हमने बात की ए क्रॉस बी की। मान लो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बी क्रॉस ए, तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी बी ए साइन थीटा इंटू एन कैप। अब बताओ पहले क्या लिखा है, बी लिखा है या ए लिखा है? तो ध्यान रखना, जो पहले लिखा होगा उस पर हम फोर फिंगर प्लेस करेंगे। तो इस केस में हम फोर फिंगर प्लेस करेंगे बी पे और कर्ल करेंगे ए की ओर। अब बताओ राइट हैंड मैंने ऐसे प्लेस किया बी पे, अब बताओ ए की ओर कर्ल करेंगे तो पाथ में थीटा आएगा क्या? Yes. नहीं। लेकिन राइट हैंड अगर मैंने ऐसे प्लेस किया बी पे और बताओ अब मैं कर्ल करूं ए की ओर, तो पाथ में थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, थंब कहां जा रहा है? थंब अंदर Towards की the ओर जा screen. रहा है या थंब बाहर की ओर आ रहा है? So inside the screen. तो अब बताओ इस केस में जो वेक्टर एन कैप होगा वो बेसिकली माइनस के कैप के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो ये भी एक नया वेक्टर होगा, लेकिन इसको हम सी नहीं बोलेंगे, इसको हम डी बोलेंगे। अच्छा, अब इसको हम डी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. sir. ये चीज ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ए डॉट बी की तो वो बी डॉट ए के बराबर होता है। वहां पे तो रिजल्ट केवल क्या आता है कि स्केलर क्वांटिटी आती है, तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ए बी कॉस थीटा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इनके बीच में बताओ एंगल 180 का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक वेक्टर अगर बाहर की ओर आ रहा है तो दूसरा वेक्टर कहां जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। बताओ डायरेक्शन निकालना सबको आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. जब भी हमें डायरेक्शन निकालना होगा हम सबसे पहले चेक करेंगे पहली क्वांटिटी क्या है, उस पे हम फोर फिंगर प्लेस करेंगे, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है, और हम उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में बी होगा, लेकिन हमें कर्ल इस तरह से करना है कि पाथ में हमें क्या मिले? थीटा मिले। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir.
तो ये तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था और ये कैलकुलेट करने का वहां पे डायरेक्शन था, राइट हैंड रूल। अब फिर आगे देखो, वहां पे रब करूं मैं इसको। सर सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A? ए क्रॉस बी, हाँ बोल सकते हैं, माइनस साइन लगा दो वहां पे। यानी अगर तुम्हें बोलना होगा तो ऐसा लिखना पड़ेगा, अगर इक्वेट करना है तो ए क्रॉस बी किसके बराबर, भाई बी क्रॉस ए के आगे नेगेटिव लगा दोगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन गया। तो अगर कोई वेक्टर अंदर की ओर जा रहा है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे तो बाहर की ओर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जो ए क्रॉस बी है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा। फिर रब करें इतना। यस सर। फिर देखो वहां पे, अब देखो जब दो वेक्टर का हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमने क्या बोला है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस, ये थी वाई एक्सिस और ये थी हमारी जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर था वो था आई कैप, इसमें था जे कैप और इसमें था के कैप। अब बताओ अगर मैं कभी तुमसे बोलता हूं आई क्रॉस आई करो जरा, बताओ क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन आई क्रॉस आई करोगे तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और साइन 0 क्या होता है? 0। अगर हमने दो वेक्टर आई लिए हैं, आई कैप लिए, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है कि नहीं है? तो आई क्रॉस आई यहां पे 0 होगा, जे क्रॉस जे भी क्या होगा? 0, और के क्रॉस के भी वहां पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहां पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 बनता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये क्या दे देगा? 0 दे देगा वहां पे। होगा नहीं होगा इतना? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर अब मैं तुमसे बोलता हूं आई क्रॉस जे करो, बताओ आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है? ये अगर वेक्टर आई कैप है और ये वेक्टर जे कैप है, बताओ एंगल 90 है कि नहीं? तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 1 इंटू साइन 90 1 1। अब एन कैप देखो जरा, बताओ फोर फिंगर हम किस पे प्लेस करेंगे? आई पे प्लेस करेंगे और कर्ल करेंगे जे की ओर। करे रहा, फोर फिंगर प्लेस करो आई पे, कर्ल करो जे की ओर। बताओ थंब कहां जा रहा है? अबे जब आई क्रॉस आउटसाइड द जे, स्क्रीन। थंब बाहर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? Yes, sir. यस सर। बाहर का मतलब वहां पे क्या हो गया? वहां पे हो गया के कैप। तो ये ध्यान रखना है, आई क्रॉस जे वहां पे क्या दे रहा होगा? के कैप दे रहा होगा। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? आई क्रॉस जे वहां पे क्या दे रहा होगा? के दे रहा होगा। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलता हूं जे क्रॉस आई, फिर क्या बोलोगे? 1 इंटू साइन 90। अब करो ना, फोर फिंगर किस पे प्लेस करोगे? जे पे या आई पे? जे पे। जे पे। कर्ल कहां करना है? कर्ल करना है आई की ओर। अब बताओ अगर फोर फिंगर ऐसे प्लेस करोगे, कर्ल करोगे आई के बीच में, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा क्या? नो। नहीं। तो हमें फोर फिंगर ऐसे प्लेस करनी पड़ेगी जे पे, कर्ल करो आई की ओर, पाथ में थीटा मिल गया। बताओ थंब कहां जा रहा है? इनसाइड स्क्रीन। Inside. इनसाइड का मतलब बताओ माइनस के कैप होगा कि नहीं? माइनस के। Yes, sir. तो आई क्रॉस जे अगर के कैप देता है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप दे देगा। अच्छा फिर से देखो जरा, जे क्रॉस के क्या देगा?
बताओ जे और के यहाँ पे एंगल कितना बनता है दोनों के बीच में? 90 है कि नहीं है? तो यहां पे भी लिखोगे 1 × sin 90। अब जरा करो ना जे क्रॉस के, जे ऐसा वेक्टर है, बताओ जे इस तरह से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और के इधर आ रहा है। 4 फिंगर प्लेस करो जे पे, कर्ल करो के की ओर। बताओ थंब आई कैप के अलोंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। ये जे कैप, ये के कैप, करेरा। 4 फिंगर प्लेस करो जे पे और कर्ल करो के की ओर। बताओ थंब ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट की ओर। और बताओ थंब अगर राइट की ओर जा रहा है तो वो आई कैप है कि नहीं? तो आई क्रॉस जे के कैप देता है, जे क्रॉस के वहां पे क्या देता है, आई कैप देता है। अब चेक करो वहां पे के क्रॉस आई क्या देगा। के क्रॉस आई जाओगे तो 1 × sin 90। अब करो के कैप ऐसा है, आई कैप ऐसा है। 4 फिंगर प्लेस करो के पे, कर्ल करो आई की ओर। बताओ थंब ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. और थंब अगर ऊपर की ओर जाएगा इसका मतलब जे कैप है कि नहीं? अरे है या नहीं? Yes, sir. अब देखो याद करने का तरीका क्या होता है, याद करने का तरीका होता है एक जगह लिखो आई, इधर लिखो जे, और इधर लिखो के। अब रिजल्ट याद रखना है कि अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अगर हम मान लो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब आई क्रॉस जे कर रहे हैं या जे क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, तो जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे सब चीज पॉजिटिव मिलेगी नहीं मिलेगी? चेक करो, आई क्रॉस जे के आया, जे क्रॉस के आई आया, के क्रॉस आई जे आया, तो जब भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे सब चीज पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ध्यान रखना है सब क्वांटिटी हमारी नेगेटिव हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आई क्रॉस के क्रॉस जे या जे क्रॉस आई। क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वहां पे क्या ना है, नेगेटिव आना है। बताओ नेगेटिव था कि नहीं था वहां पे, जे क्रॉस आई? Yes, sir. जे क्रॉस आई माइनस की कैप निकला था नहीं निकला था? तो Yes, sir. जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें रूल यही याद रखना है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कुछ बुक में देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने लिए डिटर्मिनेंट्स बना के सॉल्व करता है, लेकिन वो मैथ्स में जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हमें याद रखना नहीं है। रब करूं मैं इतना? अबे रब करूं या नहीं करूं इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे देखो समझो इस चीज को, ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी दिया है वहां पे 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 10k कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। और ध्यान है जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, जो चीज पहले है उसको पहले ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी है तो ए पहले है कि नहीं है, तो जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ए को हम पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप क्रॉस बी, बी हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 10k कैप। अगर गलती से मैंने बी वाली टर्म पहले कर दी, ए वाली टर्म बाद में कर दी, तो आंसर मेरा गलत हो जाएगा, वो उल्टा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे A क्रॉस B है, A पहले लिखो, B बाद में लिखो। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का तरीका है पहले 2i कैप वाली टर्म, ये जो 2i कैप वाली टर्म है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो, फिर अगले स्टेप में j कैप वाली टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर अगले स्टेप में माइनस k कैप वाली टर्म पूरे से मल्टीप्लाई होगी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पहले बताओ, सबसे पहले जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2i कैप को मल्टीप्लाई करना है, बताओ 2 इंटू, यहां पे देखो 2 इंटू 4 क्या देगा? 8। लेकिन I into I 0. i 0 देगा कि नहीं देगा? तो इसका Yes, sir. मतलब है कि 2i कैप 4i से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे आओ, अब 2i कैप मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो देखो पहले मैग्नीट्यूड चेक करो, पहले कोफिशिएंट चेक करो, 2 इंटू -3 क्या देगा? -6 लिख दो पहले, 2 इंटू -3 6। अब बताओ i क्रॉस j क्या देगा? K cap. k कैप। अब मल्टीप्लाई करो 10 k कैप से, तो 2 इंटू 10 20। अब बताओ i क्रॉस k क्या देगा? i J cap. j, मैंने क्या बोला था? क्लॉकवाइज Minus जाएंगे तो j पॉजिटिव आएगा। बताओ k क्रॉस i जा रहे हो या i क्रॉस k जा रहे हो? I cross K. i क्रॉस k, तो i क्रॉस k Minus जाओगे j तो cap. यहाँ पे क्या लिखोगे? माइनस। J cap. Negative J cap. बताओ क्या चीज मल्टीप्लाई हो गई? 2i कैप पूरा मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अब Yes. j कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई करो। अब बताओ j कैप में यहाँ पे 1 है, कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 1 इंटू 4 4। अब बताओ j क्रॉस i ऐसा जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? Minus J cap. माइनस Negative k J कैप। cap. फिर j कैप मल्टीप्लाई होगा -3 j कैप से, तो 1 इंटू -3 j क्रॉस j 0। फिर j मल्टीप्लाई होगा k से, तो 1 इंटू 10 10। अब ध्यान ना, j क्रॉस k, तो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वहां पे i कैप लिखेंगे। बताओ j कैप वाली टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं मल्टीप्लाई हो गई? Sir. अब बची क्या? माइनस k कैप वाली टर्म, तो -1 इंटू 4 -4। बताओ k क्रॉस i क्या देगा? J cap. j कैप। फिर अगले स्टेप में -1 इंटू -3 +3। अब क्या मल्टीप्लाई करना है? k क्रॉस j, i कैप। -1 इंटू 10 -10, लेकिन k क्रॉस k 0। अब बताओ सबको ऐड कर दो, बताओ रिजल्ट क्या बनेगा? पहले तो i कैप वाली टर्म चेक करो, यहाँ पे 10i कैप, यहाँ पे 3i कैप, और तो कोई टर्म नहीं है ना? ये 13i कैप हो गया कि नहीं हो गया? अब j कैप वाली टर्म चेक करो, -4j -20j, तो -24 j कैप। k कैप वाली टर्म चेक करो तो -6 -4 -10, इसके अलावा कुछ नहीं है ना? देखो चेक करो, ऐड करने पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 13i कैप -24 j कैप -10 k कैप। बताओ यही तुम्हारा a क्रॉस b आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। Sir, I have a doubt, sir. हाँ बोलो। So can you please again tell how you multiplied negative k cap term with the rest, sir? देखो माइनस k कैप करना है, पहले कोफिशिएंट चेक करो। बताओ यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, Yes, sir. तो -1 इंटू 4 क्या देगा? -4. -4। Yes, यहाँ sir. -4 लिखा। Yes, sir. अब k को मल्टीप्लाई करो, k क्रॉस i क्या देगा? तो k क्रॉस i का मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो, J cap. इसलिए पॉजिटिव j कैप लिख दी। Yes, sir. फिर -1 को पहले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -3,
ये हो गया +3। Yes, sir. फिर अगले स्टेप में k क्रॉस j, बताओ k क्रॉस j का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब I कैप। Sir, it should be negative I cap. So क्यों? it should be k क्रॉस minus I cap. k क्रॉस j ना, अच्छा k क्रॉस j, ठीक है ठीक है ठीक है, तो k क्रॉस j आएगा -I। Yes, sir. तो अब चेक कर लो, करेक्शन कर दो वहां पे। Yes, sir. तो 10I कैप -3I कैप, तो इसको कर दो वहां पे 7I। Thank you, sir. देखो चेक करो बाकी सब सही है कि नहीं सही है। और दूसरा तरीका देखोगे मैथ्स में डिटर्मिनेंट बना के भी सॉल्व करता है, लेकिन मैंने क्या बोला है, क्रॉस प्रोडक्ट अभी स्टार्टिंग में आता ही नहीं है। जब हम आगे पहुंचेंगे ना, कम से कम 4-5 टॉपिक पढ़ चुके होंगे, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब जाके तुम्हें वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। अभी अगर हमें जरूरत पड़ भी गई मल्टीप्लीकेशन, तो डॉट प्रोडक्ट होगा। बताओ इतना मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ मल्टीप्लाई तुम लोगों से? Yes, sir. किसी को अगर देखना है तो मॉड्यूल में दिया होगा, वो इस साइड डिटर्मिनेंट बनाता है। अभी तुमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है मैथ्स में, वहां पे लिखेगा I कैप, J कैप, K कैप, फिर इनके कोफिशिएंट लिखेगा, जैसे 2, 4, 1, -3, फिर यहाँ पे -1, फिर 10। फिर वो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि I कैप के लिए पहले इन दोनों को भूल जाओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्रॉस। अभी कोई मतलब नहीं उतना एडवांस जाने में। अभी सिंपली क्या करो, I कैप वाली टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करो, J कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, K कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो। क्लियर है इतना? Yes, sir. लिखो यार, अब एक क्वेश्चन लिखो यार, जहां पे अपन क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और ये फॉर्मूला आता है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन अपना टॉपिक स्टार्ट करते करते दिवाली आ जाती है, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है बेसिकली। लिखो क्वेश्चन, लिखो वहां पे, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स, और फोर्स दिया है 2I कैप -3J कैप, 2I कैप -3J कैप +4K कैप। ये फोर्स है, फोर्स है तुम्हारा न्यूटन में, एक्टिंग एट अ पॉइंट। किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट की पोजीशन दी हुई है, और पोजीशन दी है 3I कैप +2J कैप +3K कैप, और ये पोजीशन तुम्हारी मीटर में। तो फोर्स है, फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है, उस पॉइंट की पोजीशन गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। अब मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूं। जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में दिया जाता है R×F। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करो और टॉर्क की वैल्यू बताओ। 4 ऑप्शन दिए, तुम लोग कैलकुलेट करता हो सही ऑप्शन क्या है। अभी से कई लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं वेक्टर के, जहां पे हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना होता है। सर हो गया। बोलो ऑप्शन बोलो, क्या बोल रहे हो, आंसर बोलो क्या बोल रहे हो। -17 I कैप +6J कैप -5K कैप। ना, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। Sir, एक बार चेक 17 करो I cap. कैलकुलेशन। Sir, 17 I cap -6J cap -13K cap.
देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने क्या बोला है, आर क्रॉस एफ है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, आर लिखना है। तो आर हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप। बताओ ये आर है कि नहीं, क्रॉस आर क्रॉस एफ। एफ की वैल्यू क्या हो गई, एफ की वैल्यू हो गई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बताओ यही आर क्रॉस एफ है कि नहीं है। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ मुझे। मल्टीप्लाई करने जाओगे तो पहले 3 वाली टर्म 3i कैप मल्टीप्लाई होगा। बताओ 3 इंटू 2 6 i डॉट i 0, 3 इंटू -3 -9 i क्रॉस j। बताओ k देता है कि नहीं देता है। Yes. 3 इंटू 4 12 i क्रॉस k। बताओ i क्रॉस के -j देता ही नहीं देता। माइनस जे कैप। Yes, बताओ sir. 3i कैप पूरा मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं मल्टीप्लाई हो गया। Yes, अब sir. 2 वाली टर्म मल्टीप्लाई Yes. करो, 2 इंटू 2 4 j क्रॉस i माइनस के, माइनस के। फिर 2 इंटू 3 -6 j क्रॉस j 0, 2 इंटू 4 8। अब चेक करो j क्रॉस k i कैप होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब अगले स्टेप में 3k कैप मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2 6 k क्रॉस i पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव j कैप, 3 इंटू -3 9 j क्रॉस j 0, 3 इंटू 4 12 और k क्रॉस नहीं 3 इंटू -3 -9 k क्रॉस j क्या देगा, k क्रॉस j माइनस आई कैप। और 3 इंटू 4 12 k क्रॉस k 0। अब चेक कर लो वैल्यू जरा, आई कैप वाली टर्म चेक करो पहले कितनी है। यहां पे 8i कैप, यहां पे 9i कैप, तो कितना हो गया 17i कैप। फिर यहां पे चेक करोगे -12j कैप प्लस 6j कैप। अब k कैप वाली टर्म चेक करो, -9k कैप -4k कैप -13 ठीक है। तो एक जो ऑप्शन है वो यही है, 17i कैप -16j कैप -13k कैप। बताओ इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, sir. यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो जरा, ये है तो ऐसे डॉट प्रोडक्ट का ही है। लिखो जरा क्वेश्चन वहां पे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। -2i कैप -2i कैप प्लस हो गया 3j कैप प्लस k कैप, और दूसरा दिया है वहां पे i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। बताना है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना। करो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। सर 90 डिग्री। देखो चेक करो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir.
हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व? हम क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे? Dot product. डॉट प्रोडक्ट। Dot product. तो ए डॉट बी अपॉन ए बी यही कॉस थीटा देगा कि नहीं देगा? बताओ, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया तो -2 इंटू 1 तो -2 माइनस डॉट Plus प्रोडक्ट 6. लोगे तो -2 + 6 है ना। फिर वहां पे हो जाएगा कितना, -4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का 4, 3 का 9, 1। फिर यहां पे हो जाएगा 1 + 4 + 16। देखो यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ऊपर वाली टर्म ही वहां पे 0 बन गई नहीं बन गई, तो नीचे वाली टर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा वहां पर। cos थीटा अगर 0 तो वहां से तुम बोल दोगे थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। 90 degree. 90. Yes, sir. फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज। एक पार्टिकल है और पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है वेक्टर फॉर्म में, और क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखो वहां पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पैरेलल टू वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म इज। अब 4 ऑप्शन दिए हैं वहां पे, जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सेकंड ऑप्शन दिया है वहां पे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फोर्थ ऑप्शन दिया है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। Sir, ना बोलो, what is asked in the question? क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी जो वेक्टर v है उसका कंपोनेंट कैलकुलेट करना है a के अलोंग। क्वेश्चन में पूछ रहा है द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज इतना, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू वेक्टर a इज। तो हमें v का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है a के अलोंग, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में।
बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये अगर वेक्टर ए है और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, वेक्टर बी, और ये इनके बीच का एंगल थीटा, तो मैंने क्या बोला था, वेक्टर v का कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करना है a के अलोंग, तो v से हम a पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही नहीं ड्रॉ करते हैं। और ये जो लेंथ थी, ये लेंथ v cos थीटा थी कि नहीं थी? तो बताओ v cos थीटा प्रोजेक्शन होगा कि नहीं होगा v का a के अलोंग? अच्छा बताओ v cos थीटा अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? v cos थीटा के लिए फॉर्मूला में यूज करूंगा v डॉट a डिवाइडेड बाय a। बताओ ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा वहां पे? अबे हाँ या ना? Yes, sir. तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला वहां पे कि एक वेक्टर का कंपोनेंट हमें दूसरे के अलोंग कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले ये कैलकुलेट करो v cos थीटा की वैल्यू जरा। बताओ v डॉट a क्या देगा? 6 इंटू 6 6, 2 इंटू 1 2, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। बताओ 6 आएगा कि नहीं आएगा? Yes. न्यूमरेटर 6 बन रहा है नहीं बन रहा है? अच्छा डिनोमिनेटर में क्या देखना है? a, तो a क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया √3। बताओ v cos थीटा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2√3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा बताओ v cos थीटा तो केवल मैग्नीट्यूड है, हमें क्या करना है, हमें कंपोनेंट तो कैलकुलेट करना है लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। अच्छा v cos थीटा किसके अलोंग है? ए वेक्टर क्या नाम? और मैंने क्या लिखवाया था, किसी भी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। Yes. तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? v cos थीटा इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू प्लेस कर दो। अब बताओ यूनिट वेक्टर में किसके अलोंग चाहिए? ए के अलोंग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैंने क्या लिखवाया था, किसी वेक्टर को अगर डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यूनिट वेक्टर वहां पे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। बताओ ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है ए के अलोंग? Yes, sir. अब मुझे ए के अलोंग कंपोनेंट चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा 2√3, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तब चेक करोगे √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। Yes, sir. अगर केवल प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड पूछता तो आंसर मेरा 2√3 होता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो प्रोजेक्शन है वो हमें वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो v cos थीटा a के अलोंग है, तो a के अलोंग हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसको v cos थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. लिखो एक क्वेश्चन और लिखो यार। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया है, मेडिकल के एग्जाम में दिया हुआ है राजस्थान के। रफ करो इतना। Yes, sir. Yes, और ध्यान sir. ये जो क्वेश्चन का है ना, इस तरह क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है अपने। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वेक्टर ए दिया है और वेक्टर ए की वैल्यू दी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और दूसरा दिया है वेक्टर बी, और वेक्टर बी दिया है -i कैप प्लस 3j कैप -i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 4 के कैप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इतना गिवन है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी विल बी। तो हमें ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी पे, और 4 ऑप्शन दिए, 3/√13, 3/√26, √3/26 पूरा होल अंडर रूट में, और लास्ट ऑप्शन दिया है √3/13 पूरा होल अंडर रूट में। तो यहां पे केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और बताओ किसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ए का बी पे ना। अबे ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ए कॉस थीटा, बताओ ए का मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं होगा बी पे, ए का प्रोजेक्शन होगा बी पे। तब रिजल्ट हमें क्या यूज करना है, रिजल्ट हमें यूज करना है ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। सर ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन तो बोल दो ना क्या आ गया आंसर, सीधी मैग्नीट्यूड तो है अपना केवल। ए डॉट बी क्या देगा, -2 + 9 -4, और मैग्नीट्यूड क्या है बी का, -1 का 1, 3 का 9, 4 का 16। तो ऊपर वाली टर्म कितनी आ गई, 3 ना, Yes. और नीचे कितना आ गया, √26। √26 तो ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए थे जो मैंने लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे ऑप्शन, सर 3/√13, 3/√26, बी ऑप्शन हो जाएगा वहां पे। yes sir Yes, sir. तो डॉट प्रोडक्ट का तो यूज होता भी है फिजिक्स में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का यूज बहुत कम होता है। तो ये मान के चलो कोई फॉर्मूला होगा तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। अच्छा एक चीज और लिखो जरा, इसी केस में अगर तुमसे पूछता है ए क्रॉस बी क्या है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे कैलकुलेट करो जरा ए क्रॉस बी। तो पहले जो हमने मेथड सीखा है पहले उससे कैलकुलेट करो जरा। पहले जो अपन ने मेथड लिखा है ना कि ए को आगे लिखो बी को पीछे लिखो मल्टीप्लाई करो, और बताओ आंसर कितना आता है ए क्रॉस बी का। करके देखो यार सब लोग कितना आ रहा है ए क्रॉस बी। Sir 15 I cap -7 J cap + 9 K cap. 15 Yes, sir. Yes. 15 आई कैप -7 J cap -7 जे कैप + 9 K cap. प्लस 9 K. 9 के कैप। चेक करो सबका इतना आ रहा है क्या, 15 आई कैप -7 जे कैप + 9 के कैप। यस सर। Yes, sir. yes अब sir देखो एक तो तरीका ये है, यस दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है, दूसरा तरीका होता है डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना। अब बुक में दिया होता है तुम देख लो कैसे करते हैं, जो तुम लोग को बेटर लगे वो यूज कर लेना।
अच्छा पहले क्या है, ए या बी है? ए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। अच्छा अगर ए है तो पहले हम ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। अगर हमें बी क्रॉस ए करना होगा तो पहले बी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए कैलकुलेट करना है। बताओ ए का कोफिशिएंट कितना है? तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे 3, -1 यहाँ पे -1। बी का क्या है? -1 -1, 3 और 4। अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखो आई कैप। अच्छा अब जब आई कैप कैलकुलेट करेंगे ना तो आई कैप वाले कॉलम को हाइड कर लो, भूल जाओ आई कैप वाले। अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना 3 से पहले 4 मल्टीप्लाई होगा। एक मिनट, पहले यहां पे क्या करो, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई। बताओ 3 इंटू 4 क्या देता है? 12। माइनस अपनी तरफ से लगाना है साइन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस। 3 इंटू 4 12 माइनस। अब बताओ 3 इंटू -1 क्या हो गया? -3 तो उसको -3 लिखो। अब ध्यान ना, यहां पे आई कैप वाली टर्म निकल के आ जाए। अब अगली टर्म कौन सी आएगी? जे कैप। लेकिन जब जे कैप लगाओगे तो माइनस साइन लगाना है अपनी तरफ से। यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है। देखो पहले क्या किया, आई कैप जब देख रहे हैं तो आई कैप वाले कॉलम को भूल जाओ। अब जे कैप वाले को देखना, तो हमने 3 इंटू 4 किया और बाद में मल्टीप्लाई किया -1 इंटू 3। यही मल्टीप्लाई किया, नहीं मल्टीप्लाई किया? यस सर। अब अगर हम जे कैप वाली टर्म को लिख रहे हैं तो -j, माइनस साइन अपने से लगा दो और जे वाला कॉलम भूल जाओ। अब जे वाला कॉलम भूलो, पहले 2 इंटू 4 करो, तो 2 इंटू 4 क्या देगा? 8। अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगाओ, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है -1 इंटू -1, तो क्या दे देगा? +1 ये जे कैप निकल के आ गया। अब अगली टर्म है के कैप। अब के कैप में जाओगे तो के कैप वाले कॉलम को भूल जाओ। अब पहले ऊपर क्या है? 2, तो 2 इंटू 3 करो, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। माइनस साइन अपनी तरफ से लगाओ, फिर 3 इंटू -1, अब चेक करो जो हमने कैलकुलेट किया वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। 12 इंटू 3, 12 + 3, ये आ जाएगा 15 आई कैप। 8 -1 -7 जे कैप। अब यहां पे देखोगे 6 + 3 9 के कैप। यानी बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने लिखा आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख दे वहां पे AX, एक मिनट, AX, ये वेक्टर का x कंपोनेंट है ना वहां पे, फिर यहां पे वेक्टर का y, यहां पे वेक्टर का z, a का, फिर b का हमने कोफिशिएंट लिखा तो bx, by, bz। बताओ ये लिखा ही नहीं लिखा हमने? यस सर। भाई ये ax था, ये bx था, ये ay था, ये by था, ये az था, ये bz था। अब फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? फॉर्मूला हमने लिखा है आई कैप, क्या मल्टीप्लाई किया हमने? a by bz माइनस az by by, फिर माइनस साइन लगाया, माइनस साइन लगाने के बाद लिखा जे कैप, फिर क्या मल्टीप्लाई किया? जे वाला कॉलम भूल गए, ax bz माइनस क्या लिखा? az bx प्लस वहां पे लिखा के कैप। अब के कैप के लिए हमने के कैप वाला कॉलम भूल गए,
तो वहां पे आ जाएगा ए एक्स by बी वाई माइनस minus by bx. बी एक्स। तो ऐसा भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये तुम्हें याद कब होगा, जब तुम डिटर्मिनेंट टॉपिक पढ़ोगे मैथ्स में। मैथ्स में एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, तो वहां पे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो मैथ्स में अगर तुमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट तुम ऐसा भी निकाल सकते हो, और डिपेंड कर रहा है क्या चीज तुम्हें इजी है। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई इस तरह से होता है, पहले ये टर्म मल्टीप्लाई होती है ना, फिर ये टर्म मल्टीप्लाई होती है, फिर जब y j के लिए जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होता है, फिर ये मल्टीप्लाई होता है। k के लिए जाते हैं तो पहले ये मल्टीप्लाई होता है, फिर माइनस साइन लग के ये मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इतना तुमने याद कर लिया तो यहां से भी हम सही कैलकुलेट कर लेंगे वहां। Sir, हाँ बोलो। sir, in this formula only j cap has minus sign. बस हाँ, अगर माइनस साइन नहीं लगा तो फिर मल्टीप्लाई करने का तरीका उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस साइन पहले लगा देते हैं। यानी जब तुम डिटर्मिनेंट पढ़ोगे ना मैथ्स में तो ये रूल होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने, लेकिन अभी तुमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है तो बेटर वही होगा कि हम सिंपली, जो हमें याद है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें। यानी तुम ये ध्यान रखो कि फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल बहुत कम यूज है, अगर कोई फॉर्मूला आएगा तभी हमें वो यूज करना है क्रॉस प्रोडक्ट। इतना क्लियर हुआ। और देखोगे कुछ जो तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो वो फिजिक्स के तो होते ही नहीं है। जैसे वहां पे क्या होगा, वेक्टर की इक्वेशन दे देगा, 3 वेक्टर की इक्वेशन पूछेगा, ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल का एरिया क्या निकालो, क्या होगा। या फिर कई बार पूछता है कि पैरेललोग्राम के 2 साइड्स हैं वेक्टर फॉर्म में, तो पूछेगा पैरेललोग्राम का एरिया क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स के होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है वहां पे। तो अगर तुम लोग का सिंगेज की बुक होगी तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। जनरली वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। लेकिन फिजिक्स में कहीं पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है ट्राइंगल के एरिया की, ना पैरेललोग्राम के एरिया की। अगर फिजिक्स में आएगा तो केवल डॉट प्रोडक्ट आएगा। मैक्सिमम जो यूज होता है क्रॉस प्रोडक्ट कब आएगा, जब कोई फॉर्मूला होगा। जैसे एक हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे अभी क्या, कि टॉर्क को लिखते हैं हम R क्रॉस F। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में एक और फॉर्मूला आता है एंगुलर मोमेंटम का। तुम देखना कुछ क्वेश्चन दिए होंगे बुक में, एंगुलर मोमेंटम को L से लिखता है और वो फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। R वहां पे पोजीशन वेक्टर होता है, P मोमेंटम होता है, और L वहां पे एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जनरली तुम देखोगे अभी 11th के मॉड्यूल में यही कुछ क्वेश्चन होंगे फॉर्मूले बेस्ड, या तो टॉर्क कैलकुलेट करना होगा या फिर एंगुलर मोमेंटम। तो L जो होता है, L होता है वहां पे एंगुलर मोमेंटम, R होता है पोजीशन वेक्टर और P होता है लीनियर मोमेंटम। बोलो अब इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। है ना? तो जो वेक्टर है ना, वेक्टर अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बहुत ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना था वेक्टर।